3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। दो गाड़ियों के आमने सामने टक्कर हुई है और ये इसमें दोनों गाड़ी सापरा की बता रहे हैं। इसमें दोनों ड्राइवर खलासी की मौत हो गई है। आमने सामने दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई है। डेड बॉडी लेने के लिए घर वाले आ गए। मेरा नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदर्श नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर दो ट्रेलर्स की आपस में जबरदस्त भिड़ंत। भीषण टक्कर के बाद दोनों ट्रेलर्स में लगी आग, दोनों ट्रेलर्स के चालक और खलासी की मौके पर हुई मौत। मंगलवार अल सुबह 6 बजे आदर्श नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर मामा के ढाबे के पास दो ट्रेलर्स की आमने सामने हुई आपसी भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक किशोर घायल हो गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आदर्शनगर थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि आदर्शनगर थाने से ब्यावर रोड की ओर सुबह दो ट्रेलर्स की आपस में भिड़ंत हो गई। एक ट्रेलर शाहपुरा जयपुर से आ रहा था, जबकि दूसरा जालोर की ओर से आ रहा था। दोनों ही की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों ही ट्रेलर्स में आग लग गई, जिसकी वजह से केबिन में फंसे ड्राइवर और खलासी निकल नहीं पाए। ड्राइवर और खलासी की मौके पर मौत हो गई, जबकि जालोर से आ रहे ट्रेलर में बैठा युवक घायल हो गया, जिसे तत्काल एम्बुलेंस से JLN अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं आदर्शनगर थाना पुलिस की सूचना पर पहुंची दमकल ने आग बुझाने के काफ़ी प्रयास किए। लगभग 4 दमकलों की गाड़ियों ने मौके पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दोनों ट्रेलर जलकर खाक हो चुके थे। Audio Jungle. आज सुबह 6 बजे की बात है। ये आदर्श थाना के 1 किलोमीटर आगे ब्यावर की तरफ मामा के ढाबे के पास में दो ट्रेलरों में एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के दोनों ट्रेलरों में आग लगी थी और आग लगने से ड्राइवर और चालक और कंडक्टर बाहर नहीं निकल पाए और आग में ही अंदर जल गए थे। कितने जने थे? दोनों ट्रकों में 2-2 व्यक्ति थे। दोनों ट्रकों में 2-2। एक कोई बच्चा भी था जो एक बच्चा था जो वो निकल गया था गाड़ी से, वो भी अब उसकी हालत ठीक है। वो भी बच्चे का नाम बच्चे का नाम है अशोक और इनका क्या क्या नाम है? इनका मृतक का नाम एक का है सुरेश और दूसरे का संजय। एक गाड़ी में अभी दूसरे गाड़ी में जो मरते हैं उनके बीच शिनाख्त नहीं हो पाई है, प्राण भी जा सकते। एक ट्रेलर में मौजूद ड्राइवर सुरेश और खलासी संजय की शिनाख्त हो गई है, जबकि दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी की शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक ड्राइवर सुरेश के परिजन JLN अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि मृतक सुरेश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। दो गाड़ियों के आमने सामने टक्कर हुई है
और ये इसमें दोनों गाड़ी सापरा की बता रहे हैं। उसमें दोनों ड्राइवर खलासी की मौत हो गई है। आमने सामने दोनों ड्राइवरों की उनकी मौत हो गई है। डेड बॉडी लेने के लिए घर वाले आ गए हैं। कहाँ से आए थे ये तो जालोर से आ रही थी ये गाड़ी, तो ये गाड़ी इधर से जा रही थी जयपुर की तरफ से। जो मृतक मरा वो आपके क्या लगता है? हाँ, हमारे परिवार का ही है। क्या नाम है? सुरेश कुमार निठारवा। क्या काम करते थे ये? हैं? क्या काम काम करते करते थे? काम क्या करते थे? ये गाड़ी चलाता था, ड्राइवर ही था। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते थे? ये 40-18 गाड़ी है, ट्रेलर गाड़ी है। वो भी खलासी था साथ में। खलासी का क्या नाम है? संजय कुमार, वो कहाँ का रहने वाला है? वही सापरा का है। जालोर का ही? ये सापरा का, शाहपुरा जयपुर। कितने बच्चे हैं वगैरह? इसके एक लड़का एक लड़की है, सुरेश के बच्चे छोटे हैं। वहीं घायल अशोक के रिश्तेदार बीरबल ने बताया कि अशोक ने जालोर से चोमू जाने के लिए ड्राइवर से लिफ्ट ली थी, लेकिन रास्ते में यह एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अशोक के गंभीर चोट आई हैं, जिसका इलाज जेएलएन अस्पताल में किया जा रहा है। क्या आ रहा था? कहाँ? ये जालोर से आ रहा था और यहाँ एक्सीडेंट हो गया बीच में। ये चोमू उतरने की बात थी। ड्राइवर जानकार था हमारा। जब उनको बोल दिया था भाई मैं चोमू उतार दूंगा, तुम किराए भाड़े क्यों लगाओगे? क्या नाम है इसका? अशोक नाम है। और ड्राइवर का क्या नाम था? मोती। मोती। अच्छा, कहाँ से चल रहा था ये जालोर से आ रहा था और दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जा रहा था? हाँ। अच्छा, दिल्ली किस लिए जा रहा था? वो माल भर के आते हैं ना वहाँ से, पत्थर के टाइलों वाले। अफगानिस्तान के बिगड़े हालातों को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हुई खास दुआ। कुरान ख्वानी के साथ वहां फंसे भारतीयों की खैरियत के लिए मांगी दुआ। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए दरगाह के खादिम सैयद जहूर बाबा चिश्ती ने दुआ की। चिश्ती ने बताया कि दहशतगर्दी करते हुए तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। कल मीडिया में वहाँ के जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। वहाँ के हवाई अड्डों पर लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ फंसे भारत के लोगों को सुरक्षित अपने वतन लाने के लिए और अमन भाईचारे के लिए आज गरीब नवाज की दरगाह में कुरान ख्वानी करवाई और खास दुआ की गई। पूरे विश्व और हमारे भारत देश में अमन चैन शांति कायम रहे, इसलिए मुहर्रम के मौके पर यह खास दुआ मांगी गई है। Audio Jungle. आज शहंशाह हिंद वाली हिंदोस्तान अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह के अंदर गरीब नवाज के आस्थाने पे कुरान ख़वानी कराई जा रही है और तिलावत कलाम पाक करा कर दुआए खैर की जाएगी। जो अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं और जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उस मुकाम पर, हमारी यही दुआ है कि पूरे मुल्कों के अंदर अमन और अमान रहे और खुशियों के साथ लोग अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगियों को गुजारें। आज बड़ा मुबारक दिन है हज़रत इमाम कासम का, तो उनकी भी बारगाह में आज मेहंदी पेश की जाएगी और उनके भी दरबार में इमाम हुसैन के अर्ज़ किया जाएगा कि अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान में अमन और अमान रहे और हिंदुस्तान के जो लोग फंसे हुए हैं वो साथ खैरियत के अपने मुल्क में पहुँचे और या अपने मुकाम पर खुशियों के साथ रहे। हस्बैंड मेमोरियल स्कूल परिसर में बनी 14 सीज दुकानों पर नगर निगम ने आज फिर लगाए अपने ताले। दुकानदारों ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाया अभद्रता और धक्का मुक्की का आरोप। सूचना केंद्र अग्रसेन सर्किल के सामने हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की परिधि में बनी 14 दुकानों को सोमवार अल सुबह नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव के नेतृत्व में निगम के दल और पुलिस बल की मौजूदगी में सीज कर दिया गया था। वहीं मंगलवार को एक बार फिर नगर निगम के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर सभी दुकानों में अपने दूसरे ताले लगाए और फिर से सील चपड़ी लगाकर उन्हें सील कर दिया।
इस दौरान वहां मौजूद दुकानदारों ने जब नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से मामले की जानकारी लेने के लिए बातचीत करना चाहा तो उन्होंने उनके साथ अभद्रता की और धक्का मुक्की करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। Audio Jungle. सर निगम की कार्रवाई हो रही है। ये 2 दिन पहले हमारे को नोटिस दिया गया था फ्राइडे इवनिंग को कि आपका ये निगम से हम केस आ चुके हैं, निगम की प्रॉपर्टी, जबकि एक डॉक्यूमेंट इन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया है। फिर भी चलो प्रोटोकॉल है, अपनी सरकारी कार्रवाई है। इन लोगों ने सीजिंग करा मंडे को 6 बजे सीजिंग हुई है। हमें कुछ पता नहीं है कि सीजिंग क्या हो रही है, क्यों हो रही है। सीज हो गई शॉप, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या खड़े होने का भी हमारे पास नहीं है कि हम दुकान के बाहर रोड के बाहर खड़े हो सके। वापस से आकर के वापस से ताले तोड़ रहे हैं, सीजिंग कर रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कार्रवाई हो रही है, तो हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। 3 दिन पहले जब हम कलेक्टर साहब के गए कि ये कार्रवाई हुई है, तो कार्रवाई के थ्रू कलेक्टर साहब ने एडीएम सिटी को बोला कि आप निगम से इनको बुलाएं, सीईओ साहब और कमिश्नर साहब को। उन्होंने कहा कि सर हमारी सीजिंग हुई है। जब एक बार सीजिंग हो चुकी है तो दूसरी बार फिर सीजिंग क्यों हो रही है? और हो रही है अगर ये सरकारी काम है तो हमें बताया जाए ना, नोटिस दिया जाए। हमारे साथ धक्का मुक्की करना, खदेड़ना, हमारे को, हम क्या इतना हक नहीं रखते कि हम अपनी दुकान के बाहर खड़े हो सके? सर आज क्या हुआ? आज सुबह सर वापस से ये भी आए। दिन में हमारे 2-3 स्टाफ खड़े थे, लोग खड़े थे यहाँ पे, व्यापारी। वो आए एकदम से आकर के कि अब्यूजिंग करना, गाली गलौज करना, धक्का मुक्की देना। तो ये क्यों हो रहा है? आप सरकारी अफसर है, आप तरीके से बताएं ना कि ये कार्रवाई हो रही है। हम कार्रवाई में बाधा तो ला नहीं रहे, हम गवर्नमेंट कार्रवाई हो रही है तो होने दीजिए, बट हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? गलत शब्दों का किया जा रहा है। बिल्कुल सर, मैं अफसर से, इवन मीडिया पूछ रही है कि क्या कार्रवाई है, तो मैं बाद में बताइए। आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं बता रहे हैं? हमें नहीं बता रहे, मीडिया को भी नहीं बता रहे हैं। वहीं दुकानों के बाहर रोड पर कुछ खाद्य सामग्री बेचने वाले संजय कुमार कश्यप के साथ भी धक्का मुक्की की गई और उसका सामान जब्त करके नगर निगम के वाहन में डालकर ले गए। आज सुबह आए थे, हमने रोड पे कहता एक छोटा सा फ्रीज रखा था, उसके अंदर हम केक बेच रहे थे कहता। तो ये प्रशासन आया एकदम से, कहता 100-150 बंदों का स्टाफ लेके आया और हमारे को धक्का धुक्की देके हमारे को बाहर निकालने लग गया और अपशब्द को बोलने लग गया कहता। हमने उसको यही बोला हमारे को बताओ क्या करो, बोले नहीं हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे को धक्का धुक्की करके इतनी दादागिरी हुई है इनकी कहता कि हमारे को धक्का धुक्की करके रोड पे भेज दिया कि हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम कहता रोड पे कमा सकें कहता। मेरा 1 साल का बच्चा है कहता, उसके लिए तो कम से कम सोचे। हमारे को धक्का धुक्की करके बाहर निकाल रहे हैं और इनसे पूछ रहे कुछ कार्य में बताओ, हमें कुछ नहीं कर रहे कहता। हम बोल रहे हैं हमारे को पैसा चाहिए तब तुम्हारा काम होगा। अब इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम रोज के कमाने खाने वाले कहता। और हमारे को धक्का धुक्की करके गाली गलौज करके हमारे को बाहर निकाल रहे हैं और साफ बोल रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं है हमारी दुकान। ये नगर निगम परिषद के मतलब कर्मचारी हैं कहता, अफसर हैं कहता, और इनसे बात करनी कर रहे हैं तो हमारे से बात भी नहीं कर रहे हैं। बोले हमको कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो, आप रोड पे कमाओ, हमारे को रोड पे नहीं कमाने दे रहे हैं कहता। और हमारे को धक्का धुक्की करके बोले तुम यहाँ से भग जाओ, नहीं तो तुम्हारे को गाड़ी में, हमारा सामान तक गाड़ी में डाल दिया कहता इनने। कांग्रेसी नेता शैलेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह नगर निगम की मनमानी है। 30-40 सालों से काबिज लोगों को सिर्फ एक नोटिस देकर जवाब देने तक का समय नहीं दिया जा रहा। हिटलर शाही दिखाकर दुकानों पर कब्जा कर लिया जा रहा है, जबकि दुकानों में दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान रखा हुआ है। ऐसे में उनके ताले तोड़कर अपने ताले लगाना भी जुर्म है। उन्होंने कहा कि जो दुकानें सीज की गई हैं उनमें एक फर्टिलिटी सेंटर भी है, जिसमें कम से कम 45 जिंदा भ्रूण रखे हुए हैं। यदि उनमें कुछ भी अनहोनी हुई तो उन सभी 45 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगा।
सब 14 तारीख को इनको नोटिस दिया और 16 को 13 तारीख को शाम को नोटिस दिया और 16 तारीख को सीज कर दी। अजमेर शहर के अंदर मैं आपको सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग दिखा दूं जो अवैध रूप से बनी। आप दरगाह बाजार में नहीं, हिम्मत नहीं होती नगर निगम वालों की। आज इन्होंने आकर के जो दादागिरी करी, इनके साथ धक्का मुक्की करी, आज उनके ताले तोड़ दिया। आज छोटा मोटा आदमी को ताला तोड़ दे तो उस पर धारा लग जाती है, केस लग जाता है, परंतु निगम वालों ने इतने अन्याय किया, इनके ताले तोड़ दिए, सामान नहीं निकालने दिया, मिसबिहेव किया। आज भी मशीन उठा करके ले गए। यहीं इनकी जो स्कूल है वो हस्बैंड स्कूल, क्योंकि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, अध्यक्ष समय स्कूल का, उसका और नगर निगम कैसे चल रहा है। इन लोगों को धक्के देकर निकाल दिए स्कूल और इन्होंने छह दुकानें बन गई पास के अंदर, उनका नियमन हो गया। इन लोगों को भी देते मौका, इन लोगों को मौका ही नहीं दिया। इन लोगों ने सिर्फ गुंडागर्दी लगा रखी है नगर निगम ने। ये परसों इन लोगों की दुकान में आए चुपचाप ही, कल ही आए ना, कल सुबह आए, सुबह 6 बजे कर गए। अरे तुम देखते सारी दिन में आते बुलाते, इन लोगों को बुलाते, भाई कोई सामान तो नहीं अंदर खराब होने वाला। आज कोरोना महामारी के चलते 2 साल से लोग वैसे ही बेरोजगार है, कितनी बुरी स्थिति हो रखी है। ये आदमी गौर साहब का क्लिनिक है, इसके अंदर 45 बच्चे अभी भी है इसके अंदर। अगर इसको कोई होता तो कौन जिम्मेदार होगा? नगर निगम प्रशासन। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इसकी हत्या का जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगा। ये जो 45 जनों की अगर मौत होती है तो नगर निगम प्रशासन होगा। दुकान संचालक ईशांत भार्गव ने बताया कि यह डायसिस की जमीन है जिस पर निगम का कोई वास्ता नहीं। डायसिस और दुकानदारों के बीच का मामला है जिसमें निगम जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा है, जिस पर डायसिस ने भी आपत्ति जताई है। वहीं पूर्व में 6 दुकानों का नियमन किया जा चुका है तो उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। यह नादरशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर 10 साल में कोर्ट से केस आ रहे थे, हम केस ये आ रहे थे कि हम क्लासरूम के कॉमर्शियल काम में ले रहे हैं। इन्होंने 13 तारीख को हमें नोटिस दिया। नोटिस में हमें ये लिखा गया था कि आप इसको सीज करेंगे, सीजिंग करेंगे, और ये लिखा गया था कि ये क्लासरूम को कॉमर्शियल काम में लिया जा रहा है। लेकिन इनकी गलत मंशा के द्वारा 16 तारीख की सुबह 6:30 बजे इन्होंने हमारी दुकानों को कब्जे में ले लिया और खुद के ताले लगा दिए, जो अवैध रूप से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कारण क्या? ये कहते हैं जमीन हमारी है, ये जमीन इनकी नहीं, डायसिस के नाम पे बोल रही है, क्योंकि इन्होंने आगे 6 दुकानों का नियमन पास किया जो हमारी दुकानों से अटैच है, वो भी क्लासरूम थी। हम हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं और गलत मंशा से ये पूरी दुकानों के ऊपर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या करा नगर निगम ने? आज पता नहीं क्या किया, लोग कुछ भी नहीं पता। 2 दिन पहले कार्रवाई करके थे, उसके बाद वापस आए, सब जो एक ताले लगे थे उसको वापस तोड़ के ताले दूसरे अपने और लगा गए और दुकानदार से धक्का मुक्की करी जिन्होंने उनसे सवाल किए। नाम बताइए। ईशांत भार्गव। वहीं निगम की राजस्व निरीक्षक सीता वर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन दुकानों को कल सीज किया गया था उन पर एक ताला ही लगाया गया था। आज निगम के दस्ते ने दूसरा ताला लगाकर उन पर सिर्फ सील चपड़ी लगाई है, इसके अलावा अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि कल जो सूचना केंद्र चौराहे पर हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की जो प्रीमिसेस में जो 14 कमर्शियल दुकानें बनी हुई थी, उनको कल दिनांक 16 को नगर निगम द्वारा कब्जे में लिया गया था। तो आज मात्र केवल उन दुकानों पे, क्योंकि कल ताला एक लगा चुके थे, आज केवल दूसरा ताला लगा के और उन सभी को तालों को सील चपड़ी किया गया। मात्र यही कार्रवाई आज की गई है। काफ़ी टाइम से हम एक मुलजिम का पीछा कर रहे थे जिसका नाम था रोशन। ये यहाँ पर एसपी सर ने आने के बाद इस पे इनाम भी घोषित किया था 2000 का, और ये पिछले साल हमारे 299 का मुलजिम था। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्थायी वारंटी, भगोड़े और फरार मुलजिमों की धरपकड़ का अभियान जारी। जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने IPC की धारा 299 का वांछित फरार 2000 का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार जिला पुलिस स्थायी वारंटी, भगोड़े और फरार मुलजिमों की धरपकड़ के अभियान में जुटी हुई है। इसी के तहत IPC की धारा 299 में वांछित चल रहे फरार 2000 के इनामी मोबाइल और चैन स्नैचर रोशन को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। CO नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि मोबाइल और चैन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहे मुलजिम रोशन की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, जिसे विश्वस्त सूत्रों और पुलिस टीम के प्रयासों से आखिर गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी मुलजिम रोशन के दो साथी रितेश उर्फ सेंटी और क्षेत्रपाल को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ब्यावर का रहने वाला रोशन उस वक्त फरार हो गया था, जो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिस पर डीएसटी की लगातार नज़र थी। जिसकी मोबाइल ट्रेसिंग और सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद स्पेशल टीम के सीताराम, रामनिवास, सुरेश चौधरी व थाने की टीम द्वारा संपर्क को खंगालकर मुलजिम को गुजरात से धर दबोचा गया। Audio Jungle. जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी पीएचक्यू का भी एक अभियान चल रहा है, जिसके अंदर स्थायी वारंटी, भगोड़े और बाकी जो फरार मुलजिम हैं उनको धरपकड़ करने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेस दिया जा रहा है। हमारी नॉर्मल वर्किंग से एक स्पेशल इंटरेस्ट उस तरफ से, उसी कड़ी के अंदर काफ़ी टाइम से हम एक मुलजिम का पीछा कर रहे थे जिसका नाम था रोशन। ये यहाँ पर एसपी सर ने आने के बाद इस पे इनाम भी घोषित किया था 2000 का, और ये पिछले साल हमारे 299 का मुलजिम था 299 के अंदर। जनरली जितनी भी इसने, आपको याद होगा कि पिछले साल चेन स्नैचिंग की और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें बहुत ज़्यादा हुई थी, और उस वक्त हमने 2 मुलजिमों को तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था, जिसका नाम था नितेश उर्फ सेंटी और क्षेत्रपाल। लेकिन एक मुलजिम जो ब्यावर का था, जिसका नाम रोशन था, वो हमारी गिरफ्त से बाहर था। लगातार पीछा करने के बाद भी वो लगातार अपनी जगह बदलता रहा, मोबाइल से उसने अपनी लोकेशंस वगैरह बदली, और अभी रिसेंटली हमें पता चला था कि वो शायद गुजरात की साइड पे कहीं पे काम कर रहा है, जिसके ऊपर से वापस से स्पेशल टीम और उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स जो हमारे पास थे उनको खंगाला गया। डीएसटी की टीम ने इसके ऊपर से ज़्यादा फॉलोअप करते, डीएसटी के अंदर सीताराम हेड कांस्टेबल, रामनिवास कांस्टेबल और सुरेश चौधरी कांस्टेबल जो हैं डीएसटी के, और साथ में थाने के अंदर से किशोर वगैरह जो हैं, इन्होंने इनके सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया। उससे हमें कुछ लीड्स मिली इनकी पार्टी के, और जिसके ऊपर दबिश देके इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके 299 के हमारे पास है और 2000 का ये इनामी है। इस बीच में कहीं और वारदात की इन्होंने कुछ? वो देखने की बात है, क्योंकि इसने अपना प्ले बेस जो है वो अजमेर से चेंज कर दिया था। इसके घर पे, इसके जितने भी जगह हमारे पास आती थी, वहाँ लगातार दबिश दी जा रही थी। ब्यावर के अंदर दबिश दी गई इसके लिए ताड़गढ़ में दबिश दी गई थी हमारे द्वारा, लेकिन हर बार जैसे कहते हैं कि इसका निश्चित शायद आज ही पकड़ में आना लिखा हुआ था, तो उसके ऊपर फिर इसको गिरफ्तार किया। हमारा सरकार से यही कहना है कि हमने सरकार को समय रहते पूरा समय दे करके हमारी डिमांडें हमने सरकार के पास रखी है, और हमारी डिमांडें सारी की सारी जायज़ है, और एक तरह मानवीय तरीके से सरकार की अगर संवेदनशीलता बनती है तो सरकार को राजस्थान रोडवेज में 7 पे कमीशन लागू करना चाहिए। राज्य सरकार के अनुरूप दूसरा रिटायरमेंट का पैसा जो 5 साल का जो 5000 कर्मचारियों को वो भी साथ में देना चाहिए। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा आंदोलन के 5वें चरण में विरोध प्रदर्शन। रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों को लेकर किया जा रहा है चरणबद्ध आंदोलन। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा रोडवेज के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तत्कालीन ज्वलंत मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में मंगलवार को समस्त मुख्यालयों में प्रदेश के सभी आगारों व केंद्रीय कार्यशालाओं पर दोपहर 1 से 2 बजे तक विशाल प्रदर्शन किया गया। Audio Jungle.
संयुक्त मोर्चे के उप महासचिव बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मासिक वेतन व पेंशन हर माह की 1 तारीख को दिए जाने, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने, 5 वर्ष में करीब 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाने, वहीं रोडवेज से रिटायर हुए रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन भुगतान और सेवानिवृत्ति के परिलाभ भी नहीं दिए जा रहे। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों और रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों में सरकार और प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन की कड़ी में आज रोडवेज कर्मचारियों, जिनमें एटक, C2, इंटक के सभी श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। 17-18 अगस्त को 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यदि फिर भी मांगों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तो 27 सितंबर को 1 दिन का हड़ताल रखकर रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की संयुक्त मोर्चे के बैनर तले आज हमारे 5वें चरण के अंदर वर्तमान सरकार के द्वारा अपेक्षापूर्ण बर्ताव राजस्थान रोडवेज के साथ किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के अनुरूप जिस प्रकार से 7वां वेतन आयोग है, यहाँ भर्तियाँ हैं और रिटायरमेंट के कारण 5000 कर्मचारी जो 5 सालों से पेंडिंग जो भुगतान पड़े हैं उनको नहीं दी जा रही है, जबकि राज्य सरकार में सब प्रकार के भुगतान चालू है। इस प्रकार से भेदभाव नीति और उपेक्षापूर्ण रवैया के तहत राजस्थान रोडवेज के साथ में ये राजस्थान की सरकार पेश आ रही है, जिसके चलते यहाँ के राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के जो संयुक्त मोर्चा जो कर्मचारी हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है और उसके तहत चल करके संयुक्त मोर्चे ने आंदोलन का आगाज़ किया, जो 3 महीने का प्रोग्राम है। जो ये 5वां चरण में आज हमारे साथ में 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिन 1 घंटे के लिए 1 से 2 बजे तक राजस्थान परिवहन निगम सेंट्रल बस अड्डा अजमेर के कार्यालय के सामने और खुले प्रांगण ओपन पब्लिक के सामने ये विरोध दर्ज कराएंगे। सारे कर्मचारी नारों के साथ में और कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोशित है। हमारा सरकार से यही कहना है कि हमने सरकार को समय रहते पूरा समय दे करके हमारी डिमांडें हमने सरकार के पास रखी है और हमारी डिमांडें सारी की सारी जायज़ है और एक तरह मानवीय तरीके से सरकार की अगर संवेदनशीलता बनती है तो सरकार को राजस्थान रोडवेज में 7 पे कमीशन लागू करना चाहिए। राज्य सरकार के अनुरूप दूसरा रिटायरमेंट का पैसा जो 5 साल का जो 5000 कर्मचारियों को वो भी साथ में देना चाहिए। और हाल ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कल के पेपर में निकला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जनवरी 2020 से लेकर के और आज 3 फेज का जो डीए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 11% था और स्टेट गवर्नमेंट ने 6 पे कमीशन जो हमारे लागू उस पर 25% बकाया ड्यू होता, वो तुरंत अविलंब प्रकार से है ना जो उनको जारी करना चाहिए। उसके साथ साथ रोडवेज के अंदर जो जनता की सेवा के लिए हमने 1500 बसों की जो डिमांड करी है संयुक्त मोर्चा ने, वो राजस्थान सरकार को अनुदान देकर के 1500 बसें मुहैया करानी चाहिए। और इसके साथ साथ ही रोडवेज के साथ के संयुक्त मोर्चे के पूर्व आंदोलन और अभी वर्तमान चल रहे आंदोलनों की सारी समस्याओं के तहत अगर सरकार नहीं दे सकती है तो संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों का यह भी कहना है कि इन समस्याओं और मांगों को अगर सरकार निदान नहीं करती है तो राजस्थान रोडवेज को राजस्थान सरकार के अंदर समावेशित कर लेनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों का यह आक्रोश खत्म हो और वो फिर राज्य सरकार इसको कैसे भी चलाएं वो जाने, उनका काम जाने। तो इस प्रकार से भारी आक्रोश के साथ में आज 17 तारीख अगस्त को हम रोडवेज के सिंधी CBS आगार अजमेर के ऊपर हम ये काफी तादाद संख्या के अंदर अभी और कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं। यादव की जन आशीर्वाद यात्रा 19-20 अगस्त को पहुंचेगी अजमेर। 20 और 21 अगस्त को अजमेर में होंगे कई कार्यक्रम। तैयारियों के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने ली बैठक। केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जन आशीर्वाद यात्रा पर अजमेर आ रहे हैं। राजस्थान में यात्रा को लेकर बनाई गई समन्वय समिति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया भी यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने यात्रा के विषय में पत्रकारों से बातचीत की और जानकारी दी। चतुर्वेदी ने कहा कि भूपेंद्र यादव OBC वर्ग के हैं, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद में नए मंत्रियों के तौर पर यादव का परिचय तक नहीं होने दिया गया। लेकिन अब यादव को आशीर्वाद यात्रा में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।
चूँकि अजमेर भूपेंद्र यादव की कर्मस्थली है, इसलिए यहाँ के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हो सकती है। अजमेर के लोगों का यादव के प्रति स्नेह है। कई संस्थाएं चाहती हैं कि यादव उनके कार्यक्रम में शामिल हो। यादव का निम्बार्क पीठ से वापस अजमेर आने का कार्यक्रम भी बन सकता है। अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ रहेंगे। भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशी राणा और देहात भाजपा अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा अपनी टीम के साथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यादव की आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से भिवाड़ी से राजस्थान में प्रवेश करेगी। 19 अगस्त को जयपुर में रात्रि विश्राम के बाद यादव की आशीर्वाद यात्रा 9 बजे रवाना होकर बगरू दूदू होते हुए बांदा सींदरी से अजमेर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। यहां से किशनगढ़ होते हुए एमडीएस यूनिवर्सिटी तिराहे से बाईपास मार्ग से पुष्कर पहुंचेगी। पुष्कर में पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद भूपेंद्र यादव लीला सेवड़ी होते हुए रीजनल कॉलेज चौराहे पर आएंगे। इसके बाद जवाहर रंगमंच पर यादव का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्षद स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि यादव का सम्मान करेंगे। इसके बाद यादव का संबोधन भी होगा। 20 अगस्त को रात्रि विश्राम अजमेर में करने के बाद 21 अगस्त को यादव फायसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर 10:30 बजे मेरवाड़ा स्टेट में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। अजमेर से यादव दोपहर को किशनगढ़ के निकट सलेमाबाद स्थित निम्बार्क पीठ जाएंगे, जहाँ श्याम शरण देवाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। Audio Jungle. हमारे देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री हमारे बने हैं, वो सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछले दिनों 39 मंत्री बने थे, जहाँ उसके दो चीज़ें हैं। उसका एक सीधा संदेश है कि हमने सामाजिक संतुलन को बनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को बनाया, जिसमें आंकड़ों के साथ साथ बड़ी संख्या में ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला की भी बड़ी संख्या उसमें रही है। और इसके साथ ही पिछले 6-7 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गरीब कल्याण के काम किए, जन कल्याण के काम किए, राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्ता को देकर के जो काम किए, उन सब विषयों को लेकर के आम जन के बीच में जाना और जाकर के हम उनका आशीर्वाद जनता को मिले, जिस भाव से हम और अधिक प्रेरित होकर के और अधिक उत्साह के साथ जनता के कामों को आगे बढ़ा सकें, एक उद्देश्य इसका है। और इस यात्रा के निमित्त राजस्थान में 19 तारीख को भिवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और भी केंद्र में मंत्री पर्यावरण वन ऐसे मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। 20 तारीख को सुबह अजमेर में यात्रा आज जयपुर से शुरू होगी और बगरू और अलग अलग स्थानों पर होती हुई शाम को अजमेर पहुंचेगी। अजमेर में जवाहर रंगमंच के ऊपर नागरिक स्वागत का अभिनंदन का कार्यक्रम है और उसके बाद यात्रा की यहाँ की समाप्ति का कार्यक्रम रहेगा। रघु शर्मा जी को उल्टा प्रश्न करता हूँ, आप अपने आज़ादी के बाद के अपनी सरकारों के कालखंड को देख लें, कभी किसी कांग्रेस सरकार ने इतने कम समय में वैक्सीन बनाई थी क्या? अपन विदेशों से लेते थे। और दूसरी बात, केंद्र की जब आपको अधिकार दिया था आप वैक्सीन खरीद लें, आप पूरी तरह से फेल रहे। आज जितनी वैक्सीन राजस्थान में है जिसके लिए वो अपनी पीठ थपथपाने काम कर रहे हैं, वो वैक्सीन सारी केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार करी। हम सब जानते हैं ये देश बड़ा 130 करोड़ भारत है और 130 करोड़ के भारत में लगभग को 67 करोड़ को वैक्सीन अभी लगनी है 18 साल से बड़ा हुआ। उसके लिए उत्पादन करने वाली जो एजेंसीज हैं, 6 फैक्ट्री अभी 2 से बढ़ा करके 6-7 कर दी है केंद्र पे प्रयासों से। उनका उत्पादन जैसे जैसे निकलेगा उस हिसाब से वैक्सीन पहुंच रही है। खुद उनके आंकड़े आज ये कहते हैं कि अगले 70 दिन में राजस्थान सरकार करे, अगले 70 दिन में नरेंद्र मोदी जी या केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा जो वैक्सीन राजस्थान को उपलब्ध कराई गई है, अगले 70 दिनों में राजस्थान के सब व्यक्तियों को 100% प्रथम डोज लग जाएगी। इसलिए उसका क्रेडिट थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दे दें, केवल हर चीज के लिए अपना श्रेय नहीं लें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अजमेर एक हेरिटेज सिटी है और बहुत पुराना इतिहास है। स्मार्ट सिटी की योजना पूरी केंद्र सरकार की है, पिछले समय लेके आए तो उसमें राजस्थान में पैसा नहीं। और जिस प्रकार से आनासागर झील को और उसके आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम वर्तमान राजस्थान सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन स्मार्ट सिटी के नाम पर कर रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उसमें पूरी तरह अंदाज किया गया है। इस विषय को यहाँ के विधायकों ने, सांसदों ने, यहाँ के संगठन ने केंद्र को बताया, भूपेंद्र जी को बताया
और भूपेंद्र यादव जी और इनके सबके प्रयास से केंद्र ने उस विषय के ऊपर मुख्य सचिव महोदय से एक रिपोर्ट मांगी है। वो रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से केंद्र की सरकार आवश्यकता होगी तो इसके ऊपर एक्शन प्लान करेगी। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत को लंबे समय बाद कस्बे वासियों का दर्द हुआ महसूस। खड्डों में तब्दील पुष्कर की सड़कों की हालत सुधारने के लिए पालिका के अधिशासी अधिकारी को दिया ज्ञापन। धार्मिक नगरी पुष्कर में लंबे समय से सड़कें बदहाल हैं। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों और कॉलोनियों तक में सड़कों पर जगह जगह खड्डे हो गए हैं, जिससे आमजन परेशान है। सड़कों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। रोज टूटी फूटी और खड्डों वाली सड़कों के कारण वाहन क्षतिग्रस्त और लोग चोटिल हो रहे हैं। कई स्थानों पर यह आभास ही नहीं होता कि सड़कों पर गड्ढे हैं अथवा गड्ढों में सड़कों की दशा सुधारने के लिए जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। मंगलवार को विधायक सुरेश सिंह रावत को लंबे समय बाद कस्बे वासियों का दर्द महसूस हुआ और विधायक रावत ने पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत को ज्ञापन सौंपा। विधायक रावत ने कहा कि पुष्कर की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अधिकारियों को कहने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। विधायक रावत ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा यहाँ पालिका का बोर्ड है और जानबूझकर अधिकारी काम नहीं कर रहे। अगर पुष्कर की सड़कें और सफाई व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो वे धरना देंगे और विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। ज्ञापन देने के दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी सहित पार्षदगण और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और सभी पार्षदगणों ने मिलके, और मैं भी साथ में था, नगर पालिका के ईओ को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन लिखित के अंदर दिया और हमने कहा है कि भाई तीर्थराज पुष्कर की जो सड़कें हैं वो सारी टूटी हुई है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। और क्योंकि तीर्थराज पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थान है, यहाँ देश और दुनिया के लोग आते हैं और हम जनप्रतिनिधि है, हमारा बोर्ड है यहाँ पे, मैं विधायक हूँ, हम निरंतर प्रशासन के अधिकारियों को कह रहे हैं कि हमारी रोडें दुरुस्त करो, लेकिन ये जानबूझ के हमारे बोर्ड को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से ये काम नहीं होने दे रहे हैं। तो आज हमने इनको अल्टीमेट दिया कि या तो समयबद्ध तरीके से ये काम करें, यहाँ की सफाई व्यवस्था अच्छी तरह से सुचारू करें, हमारी जो सड़कें वो तुरंत बढ़ाएं, नहीं तो हम धरना देंगे, हम आंदोलन करेंगे, हमें विधानसभा के अंदर मामला उठाऊंगा। और अगर ये कचरा मुझे कहीं दिखा और जब विधानसभा चलेगी तो वो कचरा मैं विधानसभा के अंदर ले जाके मुख्यमंत्री जी के टेबल पे रखूंगा कि हमारे तीर्थराज पुष्कर की आपके अधिकारी और कर्मचारियों ने क्या दुर्दशा कर रखी है। हमने कहा भाई राज तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन तीर्थराज पुष्कर सदा ही यहाँ विराजमान रहते हैं और आप सरकारी अधिकारी हो तो आपकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि पूरे 2.5-3 साल के अंदर जिस तरह से इन अधिकारियों ने मिलके एक माफिया राज चलाया, आप तहसील का, आप पुलिस प्रशासन की आप व्यवस्था देखो, पूरा लूट मचा रखी है चारों तरफ, जहाँ देखो जहाँ एक गिरोह पाल रखे हैं, घर गांव के अंदर इन्होंने दलाल पैदा कर दिए। तो इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी और हम किसी भी सूरत में, क्योंकि हम तीर्थराज पुष्कर के जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमको बड़ी उम्मीद से और उनकी रक्षा के लिए चुना है, तो हम तीर्थराज पुष्कर के लोगों की जेब नहीं करने देंगे। हमने ईमानदारी से पहले भी काम किया, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी है हम उनका इलाज भी करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के रूप में। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर की अनूठी पहल रेंज स्तरीय जागरूकता अभियान आवाज़ दो स्पीक अप अभियान का हुआ शुभारंभ। महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों और नए कानूनी प्रावधानों के साथ जागरूकता लाना है अभियान का मुख्य उद्देश्य। विगत कुछ समय से महिलाओं के प्रति समाज में दृष्टिकोण में हुए बदलाव के चलते महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित आपराधिक घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर की अनूठी पहल पर महिलाओं व उन पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण एवं यौन दुराचरण के संबंध में सजग रहने और महिला अत्याचारों से संबंधित कानूनों की जानकारी देने के लिए एक रेंज स्तरीय जागरूकता अभियान आवाज़ दो स्पीक अप मंगलवार 17 अगस्त से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर श्रीमती विनीता ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती विनीता ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया
कि अभियान का मूल उद्देश्य महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों और महिलाओं से संबंधित नए कानूनी प्रावधानों के प्रति आमुखीकरण, प्रशिक्षण एवं जागरूकता लाना है तथा उनमें पुलिस के प्रति विश्वास जगाना है। इस अभियान के अंतर्गत रेंज स्तर पर महिलाओं की आपात परिस्थितियों में सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा, जिसके द्वारा मुश्किल घड़ी में महिलाओं बालिकाओं की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अजमेर रेंज में कराई गई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। ऑनलाइन प्रतियोगिता में कार्टून, पोस्टर, निबंध लेखन, नारा लेखन, नुक्कड़ नाटक और शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें अजमेर रेंज से प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। जिनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अजमेर रेंज महानिरीक्षक पुलिस एस सेंगाथेर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीता ठाकुर, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित द्वारा नगद पारितोषिक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान चारों जिलों के पुलिस अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, विजेता प्रतिभाएं और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। किया गया है अजमेर रेंज आईजी के द्वारा पूरी रेंज के अंदर ये स्पीकअप आवाज़ दो कार्यक्रम जो शुरू किया गया है। उसके पीछे सबसे बड़ी मंशा ये है कि जो अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं तो वो उन अपराधों में कमी लेकर के आना, दूसरा महिलाओं के अंदर स्वयं के अंदर जागृति लेकर के आना, और तीसरा उनको कानूनों की जानकारी वैसे भी प्राप्त होनी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और उसके लिए पुलिस क्या प्रोएक्टिव कदम उठाती है, जैसे ऐप्स, यूट्यूब में वीडियोस या कुछ और इस तरह की जो जानकारी कानूनन दी जाती है वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ें पुलिस कर रही है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए कार्यक्रम किया गया है। अभी भी आज़ादी को इतना समय हो गया, आपको लगता है ये जो कार्यक्रम है केवल कार्यक्रम बन के रह जाते, जनता तक नहीं पहुँच पाते या महिलाओं तक नहीं पहुँच पाते? ये ऐसा महिला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऐसा आप कह सकते थे कि हो सकता है कुछ कार्यक्रम नहीं पहुँच पाते हो, पर ये जो कार्यक्रम अभी डिज़ाइन किया गया है पूरी रेंज में चलाने के लिए, ये सस्टेन्ड और लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो ऐप बनाया गया है या जो हेल्पलाइन है इसका प्रचार प्रसार करना और सारे जो कॉलेज स्कूल वाले हैं, NGOs हैं, उनकी हेल्प लेकर के जो आगे कार्यक्रम किया जा रहा है वो मुझे आशा है कि वो सस्टेन चलेगा और लंबा चलेगा। शायद कोई कमी थी, इसीलिए जो अपराध हैं वो अभी भी हो रहे हैं। महिलाएं बोलने से हिचकती हैं, महिलाएं सामने नहीं आती जब अपराध होता है, तो उन्हीं कमियों को शायद पूरा करने के लिए ज़रूरत है कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। केवल पुलिस विभाग ही करे ये नहीं होता पॉसिबल, कई बार उसमें शिक्षा विभाग का भी हमें साथ मिले, सामाजिक न्याय विभाग का साथ मिले, उसके अंदर NGOs का साथ मिले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में एक पुलिस के करने से ये कार्य नहीं होने वाला। जहाँ हम कहते हैं कि सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, वहाँ पर समाज के विभिन्न अंगों को, विभिन्न विभागों को भी जुड़ना पड़ेगा। तो नहीं जुड़ पा रहे हैं? जुड़ पा रहे हैं, और ये एक एग्जाम्पल है ये इस चीज़ का। आज आपने देखा जिला कलेक्टर महोदय जी ने खुद कहा कि हमारी तरफ से जो ज़रूरत हो, जिस विभाग की ज़रूरत हो, हम उसमें आगे बढ़ कर के मदद करना चाहेंगे और इसके साथ जुड़ेंगे। और उनकी खुद की यहाँ पर अध्यक्षता कार्यक्रम का इस बात का प्रतीक है कि ये समग्र रूप से सभी विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये उसकी तरफ संकल्प का एक निशानी है। जैसे अभी आपको बताया कि महिला डेस्क और महिला के लिए आत्मरक्षा कौशल, इन कार्यक्रमों को भी लिया जाएगा। मैंने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि महिला डेस्क, जब कोई महिला आती है थाने पे, उसको थाने पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने शायद कोई वो किया है, उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए, उसकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए और उसकी जो भी ग्रीवांस है उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर के जाना चाहिए। ये चेष्टा जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से और आगे बढ़ाने की। अगर नहीं होता है तो वो आपको पता है, उसके लिए तो पुलिस विभाग जो पहले से बच सकते, और ऐसे कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने थाने पे नहीं लोगों को सुना है। तो इसके लिए पुलिस विभाग ऊपर हमारी जो टॉप लीडरशिप है, DG साहब हैं, वो खुद ही इसको लेकर के काफ़ी वो रहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि ये हो, और वो उसको बड़ी सख्ती से लेते हैं अगर इस तरीके की कोई अवहेलना नज़र आती है उनके।
15 जुलाई 2019 को निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर हुई हत्या के मामले में आरोपी को सजा का ऐलान। अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय के न्यायाधीश ने मुलजिम को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से किया दंडित। अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र बंसीवाल ने मंगलवार को 15 जुलाई 2019 के हुए एक हत्याकांड के लंबित मामले में सजा का ऐलान करते हुए मुलजिम शाहरुख उर्फ वाहिद को आजीवन कारावास के साथ ही 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। SC/ST न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक मंजूर अली ने प्रकरण की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई 2019 को निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रहने वाली खानाबदोश महिला रूबी को उसी के प्रेमी शाहरुख उर्फ वाहिद ने शराब के नशे में पत्थरों से कुचलकर मार डाला। इस मामले में प्रकरण दर्ज किया गया और GRP ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया। तब से आरोपी जेल में है। आज इस मामले में न्यायाधीश के समक्ष 42 दस्तावेज और 11 गवाह पेश किए गए, जिस पर IPC की धारा 302 में मुलजिम को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश राजेंद्र बंसीवाल ने आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अदम अदायगी 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। Audio Jungle. 15/7/2019 को निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक खानाबदोश महिला वहां पर रहती थी और उसके साथ के अंदर उसका एक प्रेमी जो शादी करके रहता था शाहरुख उर्फ वाहिद जो वहीं का रहने वाला था। वो सब वहाँ पर बैठ के अपना खाना पीना कपड़े पीन के वो लोग रखते थे। उसके अंदर उस दिन वहाँ पर वो बैठ के दारू पी दोनों ने। उसी दौरान के अंदर मुलजिम पे रूपी का चाचा मामा का लड़का और मामा वहाँ कपड़ा बीनते हुए आया। कपड़ा बीन के उन लोगों ने वहाँ पर देखा तो वो वहाँ पर बैठे हुए दारू पी रहे थे ये लोग और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उससे 300 रुपये का सामान मंगाया, 100 रुपये की दारू और 200 रुपये खाना उन्होंने ला के दे दी उनको। दारू चारों ने थोड़ी थोड़ी पी ली चारों ने। उसके बाद जब खाना खाने का नंबर आया तो रूपी के साथ मुलजिम शाहरुख ने मारपीट करी और खिंचनतान करी। उसको बाल बाल पकड़ के मारने लगा उसके मुंह पे। इस बीच के अंदर देख के घबरा के उसके मामा का लड़का और वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए और उन दोनों को छोड़ गए। उसके बाद रात को उनके साथ क्या झगड़ा हुआ, मारपीट करी दोनों को। उसके साथ रात को उसके पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई रूपी की और उसको गुदड़े के अंदर लपेट के मुलजिम वहाँ से फरार हो गया। सुबह जब वहाँ पर नीतू नाम की स्वीपर आई रेलवे की, उसने जब आवाज़ दी तो कोई हिलचल नहीं हुई। रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को फ़ोन किया, स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट करी, GRP थाना आया, GRP ने कार्रवाई करी। उसको हटा के देखा तो उसके अंदर रूपी की लाश लथपथ पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी, सर में तो खून बह रहा था। उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ पर GRP चित्तौड़ के अंदर अस्पताल के अंदर भर्ती कराया और उसको पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। उसके बाद उसके घर उसके मामा के लड़के ने फ़ोन किया, गोविंद राम जो नीमच रहता था, नीमच से उसका भाई आया। उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के साथ उन लोगों ने अपना पूरा कार्यक्रम करा। फिर 18 तारीख को उसकी रिपोर्ट तहरीर रिपोर्ट के आधार पर गोविंद राम की मुकदमा कायम हुआ। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया शाहरुख को, और शाहरुख ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए उसके आधार के ऊपर मुलजिम से पट्टी मारने की पत्थर की जो थी बरामद की, खून आलूदा, और उसकी लास्ट इन एविडेंस की करी। इसमें आई विटनेस कोई नहीं था। इसके अंदर सिर्फ सर्कमस्टेंस विटनेस के ऊपर आधार पर मुकदमा किया। 42 तो मैंने दस्तावेज पेश करे साबित करा, 11 गवाहों को साबित कराया। इस डाइट के अंदर हमारे SC/ST के जज साहब श्री राजेंद्र बंसीवाल ने आज मुलजिम को 302 IPC के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया और 50,000 रुपये का जुर्माना दिया। अदम अदायगी जुर्माना, 3 माह का अतिरिक्त कारावास इसको भुगतना होगा मुलजिम को। मुलजिम अभी कस्टडी में शुरू से जमानत में जेल में था और जेल के अंदर रह के उसको ट्रायल भुगत के सजा कराई। मंजूर अली, विशिष्ट लोक अभियोजक, SC/ST कोर्ट अजमेर। भूनाबाई के नज़दीक JCB मशीन धधकी, JCB में आग लगते ही चालक चालू छोड़कर हुआ फरार। जयपुर रोड भूनाबाई के नज़दीक मंगलवार दोपहर सड़क किनारे काम कर रही JCB मशीन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही JCB का चालक JCB को चालू हालत में छोड़कर वहां से भाग छूटा। इसके बाद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने JCB में लगी आग को काबू कर लिया, लेकिन JCB मशीन बंद नहीं हुई क्योंकि JCB में ना तो चाबी थी और ना ही उसमें कोई बंद करने का दूसरा सिस्टम। इसके बाद वहां से गुजर रहे मिलिट्री के जवानों और पुलिस ने मिलकर बड़ी मुश्किल से डीजल का पाइप विच्छेद करने के बाद JCB मशीन को बंद किया। घटना के बाद मौके पर ना तो JCB का चालक मिला और ना ही उसका मालिक। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी राकेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया।
Audio Jungle. क्या सूचना मिली थी? ये तकरीबन 3 बजे के आसपास हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गुणाबाई चौराहे पे कोई जेसीबी में आग लग रही है। बस वहाँ पर हम गाड़ी लेके गए, देखा तो उसमें आग लग रही थी कैबिन में। जाते ही आग बुझाई, लेकिन वो गाड़ी बंद नहीं हुई क्योंकि उसकी चाबी नहीं थी और ड्राइवर भागा हुआ था। तो जैसे तैसे करके हमने उसका डीजल फिल्टर वगैरह खुलवाया वहीं पर ही, तब जाके वो गाड़ी बंद हुई। जैसे ही बंद हुई फिर हम आ गए वहाँ पर किस तरह से भीड़ जमा हो गई थी? हाँ, भीड़ बहुत हो गई थी वहाँ पर। देख करके आपको देख के भीड़ जमा हो गई थी और जाते बुझा दी थी आपको। बस बंद ही नहीं हुई थी। बस पुलिस जाब्ता वगैरह पुलिस जाब्ता वगैरह सही टाइम पर आए, वहीं पे था हम गए ना पट्टी। क्या मामला था? पता था? नहीं सर, कोई था ही नहीं ना सर, उसका मालिक भी नहीं था ना ड्राइवर था, तो कुछ पता नहीं चला। अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे पर दरगाह दीवान सहित मुस्लिम धर्म गुरुओं ने दिए बयान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजाज़त लेकर भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। अफगानिस्तान पर तालिबानियों द्वारा किए गए कब्जे के बाद बिगड़ते हालातों के मद्देनज़र सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने भारत सरकार से अफगान तालिबान मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस वतन लाने और बेगुनाह बेकसूर लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए दरगाह दीवान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बातचीत कर भारतीय सेना वहां भेजी जाए और तालिबान और उसका सहयोग देने वाले देशों पर यूएन से प्रतिबंध लगाने की मांग की जाए। उन्होंने इन हालातों के लिए अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं अफगानिस्तान में आतंकवाद का जिम्मेदार पाकिस्तान को बताया। Audio Jungle. देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान की सिचुएशन का सवाल है, इसके लिए काफ़ी हद तक जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है। अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, दुबई वगैरह में जाकर के, जब इनके जो अभी जिसको सदर बनाया है तालिबानियों ने, उसको आप इतना हाई लेवल पे ले गए कि आप उससे एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करा रहे हो, तो हालात नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आ रही है तो वो अमेरिका जिम्मेदार है कि इसने अपनी फ़ौजें इतनी जल्दी वहाँ से क्यों हटाईं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो तालिबान ने इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर जिस तरह से एंट्री ली, कब्ज़ा किया, जायज़ किया, नाजायज़ किया, लेकिन ये वहाँ जब एंटर हुए हैं तो विथ आर्म्स हुए हैं, हथियारों के साथ में वहाँ पर एंट्री की क्या ज़रूरत थी? जब वो वहाँ का सदर जो था वो खुद माइग्रेट कर गया, छोड़ के चला गया, उसके बावजूद आप वहाँ पर ये चीज़ आप पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह से अपने आप को साबित करना चाहते हो कि हम क्या हैं और किस तरह से एंट्री ले रहे हैं? तो डर, अगर जो नेबरिंग कंट्री हैं, उन नेबरिंग कंट्री के अंदर एक डर बैठाने के लिए आपने आर्म्स के साथ में प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंट्री ली। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट वहाँ पर मिल जाता तो क्या आप प्रेसिडेंट को छोड़ देते? ये तो तालिबान की हिस्ट्री रही है, पुरानी हिस्ट्री देखो आप उठा करके तालिबान की, आज से 20 साल पहले से। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा, भारतवासियों को सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि वहाँ भारत ने जिस किस्म से डेवलपमेंट किया, जहाँ तरक्की की, जहाँ उनकी असेंबली में पार्लियामेंट बना के दी, आज वो किस हाल में रहेगी? इस तालिबान के आने के बाद क्या नज़रिया उसने पेश किया वर्ल्ड की कंट्रीज़ के, मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे कुछ, वहाँ जितना भी ये टेररिज्म का ये फैला है पाकिस्तान की वजह से फैला है। फाइनेंस पाकिस्तान ने किया, आर्म्स पाकिस्तान ने फीट किए। जो वहाँ तालिबान पकड़े गए हैं उनके आर्म्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेड इन पाकिस्तान। इससे ये साबित होता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ये अमन कायम रहना देना नहीं चाहते। इसलिए ये ज़रूरी है भारत के लिए कि चाहे भारत को वहाँ पर
यूनाइटेड नेशन की परमिशन से यूनाइटेड नेशन के नोटिस में ला करके अपनी फौजें वहाँ भेजनी पड़े तो वहाँ फौजें भेजे। न सिर्फ वो भारतवासियों को वहाँ से साथ खैरियत के वापस हिंदुस्तान लेकर के आए, बल्कि जो बेकसूर बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़ास तौर से लेडीज़, औरतें जो वहाँ फंस गई हैं, उनकी वो मदद करें, ताकि एक हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एग्जाम्पल पेश कर सकें कि हम देखो क्या हैं और ये नेबरिंग कंट्री क्या है। इसी तरह ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बताया कि हालात पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंताजनक हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान हुकूमत का कब्जा आसपास के मुल्कों के लिए भी खतरा बन गया है। देखिए, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा काउंसिल की चेयरमैन के हैसियत से मैं यही कहना चाहूँगा कि हालात पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक है। हालात अफ़गानिस्तान में ख़राब ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए ख़ास तौर से जो उसके अतराफ़ के मुल्क हैं उनके लिए बहुत चिंताजनक है। क्योंकि जैसे कि कल विजुअल्स आए हैं, वीडियो फ़ोटोज़ आए हैं कि तालिबानियों ने जब वहाँ के प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाकर कब्ज़ा करा तो वो हथियार लेके बैठे हैं वहाँ पर। क्योंकि अमूमन प्रेसिडेंट ऑफिस में उनके आसपास में इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनके हाथ में पेन और डायरी फाइलें होती हैं, लेकिन इनके हाथ में हथियार थे। तो ये फ़ोटो देख करके उन्होंने अपनी जो आगे की मंशा है तालिबानियों ने वो जाहिर कर दी है। भारत के लिए बहुत चिंताजनक हालात है। मैं हमारी हुकूमत से अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जितने हिंदुस्तानी भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले साथ खरीद के साथ वापस लाएँ। उसके अलावा अगर हो सके तो वहाँ की हुकूमत वहाँ पर हम ले जा करके उनकी मदद करें, क्योंकि वहाँ हुकूमत तो रही नहीं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी वीडियो देखें कि पब्लिक एयरपोर्ट पे आ चुकी है, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तो वहाँ पर हम हो सके तो यूएन के ज़रिए या डायरेक्ट इंटरव्यूइंग करके कि वहाँ पर अपनी मिलिट्री भेज के वहाँ जो मदद हर संभव हो सके करें। क्योंकि तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा होना उन जितने टेररिस्ट ग्रुप आतंकवादी ग्रुप हैं एशिया के अंदर उनको शय देना है। और हमारी इंडिया पहले ही इन आतंकवादी गतिविधियों से बहुत परेशान रहा है और इनसे जद्दोजहद करता रहा है। और ऐसे लोग अगर मजबूत होंगे तो हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को भी खतरा होगा और इस हिंदुस्तान के अमन को भी खतरा होगा और उन मुल्कों को ताकत मिलेगी जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। आपका ये मानना है कि पाकिस्तान फुल तरीके से अफगानिस्तान तालिबान वालों को सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ के अमन चैन ख़राब करने के लिए शुरू से हमारे पड़ोसी मुल्कों ने कोशिश करी है। अब अफगानिस्तान जैसे मुल्क पे तालिबानियों का कब्जा होना, तो जो पाकिस्तान के शुरू से टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है तो उनको और सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों को बात कहना चाहता हूँ, उनसे मेरा भी सवाल है कि जो कहते हैं कि इस्लामिक कानून, अगर इस्लामिक कानून की बात हो तालिबान वहाँ आ चुका है तो वहाँ की आवाम अफ़गानिस्तान को छोड़ के क्यों भाग रही है? आज वहाँ की आवाम रोड पे क्यों है? क्यों वो वहाँ पर जो तालिबान जब इस्लामिक कानून लागू करेगा क्यों वो उस कानून के अंदर रहना नहीं चाहते? इस पर सोचने की बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। मौजूदा हालात, मुहर्रम का महीना चल रहा है, किस तरीके से हक़ पे रहते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत दी थी। तो मैं तो इस मौके पे अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और वहाँ पर जल्द से जल्द अमन और अमान कायम हो, वहाँ की आवाम में अमन व अमान कायम रहे और वो लोग अपनी हिफाजत में रहें। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर पूरे वर्ल्ड को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अफगानिस्तान में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि उनके द्वारा किए गए इस इन्वेस्टमेंट का क्या उपयोग होगा। भारत सरकार का ये डिप्लोमेटिक फेल्यूर है। गौरतलब है कि 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान पर तालिबान ने अमेरिकी सेना के रहते हुए कब्जा जमा लिया। कल काबुल में तालिबानी आतंकवादियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इससे पहले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग छूटे।
ऐसे में अफगानिस्तान के लोगों में देश छोड़ने के लिए अफरा तफरी मची हुई है और लोग अमेरिकी प्लेन पर जैसे भी हो चढ़ने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की जान भी चली गई। देखिए, मुझे 2-3 टेक्स इस बारे में कि 79 से ये चीज़ शुरू हुई। पहले उन्होंने USSR को तोड़ा, फिर अमेरिका और नाटो से लड़े, आखिर में वो काबुल पे उनकी हुकूमत हुई। ये हम जो दरगाह और ख़ानकाहों के सूफ़ी लोग हैं, इनके लिए एक बड़ी कंसर्न की बात है। वो इसलिए है कि तालिबान जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं वो सब जानते हैं। वो उससे हम सूफ़ी और जो पाकिस्तान में भी जो दरगाह और ख़ानकाहों पे ब्लास्ट हुए, ये किनका हाथ था ये भी दुनिया जानती है। तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है। और इस मौजूदा सिनेरियो में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में यकजहती की, एके की बहुत ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी की बहुत ज़रूरत है, वरना इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और भारत सरकार को भी कहीं पैसा अफ़गानिस्तान में लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि ये पैसा जो लगा रहे हैं, क्या इस पैसे का कोई यूज़ होगा या ये पैसा हम इनकम टैक्स पेयर्स का वेस्ट जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मिशन को इंडिया के बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com। सच के साथ।